चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग थ्रोज ए बॉल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक लड़का है जो कि 10 मीटर की हाई बिल्डिंग पर एक बॉल को थ्रो करता है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाते हुए। आगे कहा गया है कि हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। राइट, जो जिस पॉइंट से थ्रो किया गया है सेम उसी लेवल पर जब बॉल हमारी वापस रिटर्न करेगी तो उस पॉइंट से ये हॉरिजॉन्टली हमारी बॉल कितनी दूरी पर होगी ये हमें बताना है। और कहा गया है कि आप जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लें, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ लें और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 ले लें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करते हुए हमारा आंसर देना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारी सिचुएशन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। सो लेट अस से कि ये हमारा एक ग्राउंड है जिसके ऊपर में एक 10 मीटर की हाई बिल्डिंग है। तो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है, कितनी है? दिस इज़ आवर 10 मीटर हाइट बिल्डिंग। राइट, सो दिस इज़ आवर 10 मीटर हाई बिल्डिंग। और यहाँ से, ठीक है ना, इसके टॉप से एक जो बॉय है उसने एक बॉल को फेंकी है विथ एन स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, राइट, इस पॉइंट से बॉल को फेंका गया है। और ये जो बॉल है इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री एंगल बनाते हुए हमने इसको फेंका है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होने की वजह से ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए फाइनली ग्राउंड पे ये इस पॉइंट पर हिट करेगा। लेकिन हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि ये वापस जब सेम लेवल पर आएगी तो हॉरिजॉन्टली हमारे थ्रोइंग पॉइंट से कितनी दूरी पर होगी ये हमें बताना है। राइट, सो ये पॉइंट हमारा पी यानी कि ओपी की जो हमें दूरी बतानी है ये कुल मिला के हमें कहा गया है। सो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड पे कुछ एक एंगल से थ्रो करते हैं उसके लिए जो रेंज का फॉर्मूला होगा सेम यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लागू होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ओपी, राइट, दिस इज गिवन बाय r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। और आप वैल्यूज पुट कर देते हैं। u हमारा 10 है तो 10 का स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा, सो दिस इज 2 इंटू थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री है, डिवाइडेड बाई ये 10 कर लीजिएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एक ऊपर वाला 10 नीचे वाले 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये साइन 60 हो जाएगा और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। सो हियर वी कैन से ये हमारा 10 इंटू √3/2 बच जाएगा। इस 10 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा 5 आ गया, यानी कि ये बन जाएगा 5√3 और √3 की वैल्यू हमारी होती है 1.73। 5 इंटू 1.73 करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 8.65 इस तरीके से। तो सही आंसर जो हमें ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, करीब ये ऑप्शन डी हो जाएगा विच इज 8.66। राइट, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलें फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाई x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब। तो किसी मूविंग पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें इस प्रकार से दिया है कि जहां पर x हमारा अल्फा टी क्यूब है और y हमारा बीटा टी क्यूब है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। तो उस टाइम पर हमारे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी ये हमें बताना है। राइट, तो x यानी कि हॉरिजॉन्टल दूरी हमें दे रखी है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होगी इसके लिए हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी योर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, देयरफॉर इट विल बी d/dt ऑफ x हमारा क्या है, दिस इज अल्फा टी क्यूब। तो यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t² हो जाता है, तो यानी कि ये हो गया 3 अल्फा t²। और इसी तरह से स्पीड या फिर वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारा y डायरेक्शन में ये मिल जाएगा हमारा dy/dt इज इक्वल टू, यानी कि ये बन गया d/dt ऑफ y की वैल्यू पुट कर दो विच इज बीटा
टी क्यूब, बीटा हमारा कांस्टेंट है और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन हमारा 3t², यानी कि ये बन गया 3 बीटा t² इस प्रकार से। तो अब हमारे पास में वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स आ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देयरफॉर वी कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ vx² प्लस vy², इस तरीके से। अब vx और vy की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। vx हमारे पास कितना आया, दिस इज 3 अल्फा t² का होल स्क्वायर, प्लस vy हमारे पास कितना है, दिस इज 3 बीटा t² का होल स्क्वायर, और ये हमारा पूरा अंडर रूट में इज इक्वल टू, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग 3t² को, ठीक है, पूरा अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3t², और अंदर में क्या बच रहा है हमारे पास में, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये इस तरीके से। और ये जो हमारा आंसर है, हमको हमारा ऑप्शन बी में ऑब्जर्व हो रहा है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा नया टॉपिक शुरू कर रहा है विच इज रिलेटिव वेलोसिटी, और इसमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ए स्विमर वांट्स टू क्रॉस ए रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक स्विमर जो है, ठीक है ना, जैसे हमें यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ पहुंचना चाह रहा है। लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, और ये जो हमारी ए बी लाइन है वो रिवर फ्लो के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ द रिवर। तो यहाँ पर जिस स्पीड से नदी बह रही है उसी स्पीड से हमारा जो आदमी है अपनी ताकत लगा के नदी में तैर पा रहा है, यानी कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर हमारा सेम है। सो द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी, तो ये जो हमारा ए बी है, ठीक है ना, सॉरी, जो स्विमर जिस डायरेक्शन में हमारा तैरना चाहिए, राइट, जिस डायरेक्शन में उसको एफर्ट लगाना चाहिए, ये हमारा थीटा एंगल जो है वो ए बी लाइन से कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो दैट द स्विमर रीचेज पॉइंट बी, ताकि स्विमर हमारा बी पॉइंट पर पहुंच सके। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस सिचुएशन को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि हमारी जो रिवर है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, और जो स्विमर अल्टीमेटली जाना चाहिए वो हमारी ये वाले डायरेक्शन हमें दे रखी है, यानी कि ये बेसिकली क्या है, हमारी वेलोसिटी ऑफ स्विमर है। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर और वेलोसिटी ऑफ रिवर के बीच में 30 डिग्री एंगल हमें दिया गया है। हमें ये पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है ना, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये हमारा इस वेलोसिटी ऑफ स्विमर के साथ में कितना एंगल बना रहा है ये हमें पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो है इन दोनों का वेक्टर एडिशन से ही बन रहा है, यानी कि अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर को वेक्टरली ऐड करें तो इससे हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर, अगर इनका इस डायरेक्शन से ये हमारा इस तरीके से परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाएं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का ये ऊपर की तरफ कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर से परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा हमारे पास में VSR साइन थीटा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट बनेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर का, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमारा 30 डिग्री हमें दिया है, यानी कि ये हो गया VR साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट होने चाहिए, तो बाकी जो कंपोनेंट है पूरा हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर के अलोंग बनेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर साइन थीटा शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर साइन 30 डिग्री, राइट। तो ऐसा करने से हमारे पास में ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इनटू साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर साइन 30 डिग्री, इस प्रकार से। और हमें ये दिया है कि जितना मैग्नीट्यूड हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का है उतना ही मैग्नीट्यूड हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर है। देयरफॉर वी कैन से कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू हमारा 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा हमारा 30, राइट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि 3 पार्टिकल्स P, Q एंड R आर मूविंग अलोंग दी वेक्टर्स
ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टिकल्स है पी क्यू और आर। पी हमारा इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, क्यू हमारा ठीक है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और आर जो है हमारा इस तरीके से मूव हो रहा है। फिर क्या दिया गया है कि द स्ट्राइक ऑन ए पॉइंट एंड स्टार्ट टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। फिर ये तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। नाउ पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू दी प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जो हमारा पी पार्टिकल है वो जो हमारा ए वेक्टर और बी वेक्टर का मिलके प्लेन बन रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता है। सेम इसी तरह से जो हमारा क्यू पार्टिकल है राइट, इट स्टार्ट्स मूविंग नॉर्मल टू दी प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो क्यू जो पार्टिकल है जिस प्लेन में हमारा ए वेक्टर और सी वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी एंड क्यू इज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x। और हमारे पास में P और Q के बीच का जो एंगल है राइट आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये हमारा एंगल दिया है गया एज कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x। देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें कुल मिला के ये तीन कंडीशंस दे रखी है। पहली कंडीशन क्या है कि जो पार्टिकल P है वो A वेक्टर और B वेक्टर के प्लेन से परपेंडिकुलर जाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जैसे कि हमें पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों ही वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि P वेक्टर जो है वो A वेक्टर और B वेक्टर से परपेंडिकुलर है। देयरफॉर वी कैन से कि P वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस तरीके से A वेक्टर हमारा क्या है, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर है हमारा जे कैप क्रॉस के कैप। इस प्रकार से तो हमें ये लोग यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिएगा ये आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस में आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप प्लस में जे कैप क्रॉस जे कैप ऑब्वियसली जीरो है राइट। तो फिर हम लोग करते हैं जे कैप क्रॉस के कैप का। तो दिस इज जे कैप क्रॉस के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप ये हमारा प्लस के कैप होता है, आई कैप क्रॉस के कैप ये हमारा माइनस जे कैप होता है एंड जे कैप क्रॉस के कैप ये हमारा प्लस आई कैप होता है। यानी कि ये बन जाएगा हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इस प्रकार से। फिर क्या दिया है कि Q जो है वो हमारा A वेक्टर और C वेक्टर के प्लेन से परपेंडिकुलर जाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि Q वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये इस तरीके से। तो A वेक्टर हमारा कितना है, दिस इज आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद C वेक्टर, दिस इज गिवन अस एज माइनस आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। यानी कि ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप फिर आई कैप क्रॉस, ठीक है ना। ये आई कैप क्रॉस आई कैप हमारा जीरो है इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो आई कैप क्रॉस जे कैप ये हमने मेंशन कर लिया। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन ले लो एज इट इज, और फिर ये जे कैप क्रॉस आई कैप और जे कैप क्रॉस जे कैप जीरो है तो हमने इसको हटा दिया ऐसे ही। अब देखिएगा आई कैप क्रॉस जे कैप ये हमारा के कैप होता है, ये माइनस साइन यही वाला, और जे कैप क्रॉस आई कैप ये हमारा होता है माइनस के कैप। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये बन गया हमारा प्लस 2k कैप। इस तरीके से इसको हम लोग इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। और हमें दिया गया है कि P और Q के बीच में जो एंगल है वो दिया गया है कॉस इनवर्स ऑफ 1/√x। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करके ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग P वेक्टर डॉट Q वेक्टर करें तो ये है हमारे पास में PQ कॉस थीटा, और यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है। तो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर करते हैं, P वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ पर इसको मेंशन कर दें, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद Q वेक्टर हमारा क्या है, दिस इज 2k कैप इज इक्वल टू P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारे पास में √3। इसी प्रकार से Q का मैग्नीट्यूड राइट ये 2k कैप है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड हो गया हमारा सिंपली 2 इंटू दिस कॉस थीटा। तो यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये के कैप डॉट के कैप हमारा 1 होता है, यानी कि ये आ गया 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू
ये यहाँ पर ये बन गया हमारे पास में 2√3 इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लो, यानी कि हमारे पास में ये आ गया है कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3, ये इस तरीके से। और हमें यहाँ पर ठीक है ना क्या बोला गया है कि जो थीटा है हमारा वो है कॉस इनवर्स ऑफ 1 में ये √x। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास में राइट, हमारे पास में जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 3, राइट। इनको कंपेयर कर रहे हैं तो x की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी, यानी कि ये हो गया आंसर हमारा 3 इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि बटरफ्लाई इज फ्लाइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4√2 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। एक बटरफ्लाई जो है वो 4√2 मीटर पर सेकेंड से राइट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ रही है। विंड इज स्लोली ब्लोइंग एट 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और यहाँ पर हवा जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही है। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बटरफ्लाई इन 3 सेकेंड इज। तो 3 सेकेंड में, ठीक है, 3 सेकेंड में हमारे बटरफ्लाई का डिस्प्लेसमेंट क्या किधर होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हमारी सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये देखिएगा राइट की जो डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन जो है ये हमारी आई कैप और ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी जे कैप मेंशन कर लेते हैं, ये इस तरह से। और राइट वाली डायरेक्शन ये हमारी ईस्ट वाली, ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी नॉर्थ वाली, नीचे वाली साउथ वाली और लेफ्ट की तरफ वाली वेस्ट वाली। तो हमें दिया गया है कि हमारी जो बटरफ्लाई है वो 4√2 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उड़ रही है, यानी कि हमारी जो बटरफ्लाई है विंड के इफेक्ट में, तो ये क्या हो गया हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड, और ये हमारा 4√2 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड दिया गया। और विंड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी कि इस तरह से नीचे की तरफ चल रही है, किस स्पीड से वो भी हमें दिया गया है एज 1 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वही हमारी वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई आएगी, यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग वेक्टोरली ऐड करें, राइट, वेक्टोरली ये कुछ ऐड करें तो ये इस तरीके से ऐड होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है यही हमारी वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई बन जाएगा, राइट। सो दिस विल बी आवर वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई। तो ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें बताना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई इज इक्वल टू, राइट, इसको लेफ्ट की तरफ भेज दो तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, इस तरीके से। अब वेलोसिटी ऑफ बटरफ्लाई विथ रिस्पेक्ट टू विंड है, राइट, इसको हम लोग दो कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर लेते हैं, आई कैप और जे कैप वाले। तो आई कैप कंपोनेंट इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना है 4√2। तो यहाँ पर ये देखिएगा ये एंगल हमारा 45 डिग्री बन रहा है, राइट, ये एंगल हमारा 45 डिग्री बन रहा है। तो VBW का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4√2 cos 45 डिग्री। तो दिस इज 4√2 cos 45 डिग्री आई कैप, और इसका ऊपर की तरफ या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4√2 sin 45 डिग्री जे कैप, इस प्रकार से। और वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो नीचे की तरफ है तो इसको हम लोग लिख लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 है तो ये हो गया माइनस जे कैप, इस प्रकार से, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो ये हमारा 4√2 इंटू कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, इंटू ये आई कैप प्लस 4√2 इंटू साइन 45 डिग्री इज अगेन 1/√2 जे कैप माइनस दिस जे कैप। तो यहाँ पर ये √2 से √2 गया, ये √2 से हमारा √2 गया, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बच रहा है हमारे पास में 4 जे कैप माइनस जे कैप, यानी कि ये 3 जे कैप हो जाएगा, यानी कि फाइनली ये बन जाएगा हमारा एज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इस प्रकार से। और हमें हमारी बटरफ्लाई का डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 3 सेकेंड। तो बटरफ्लाई कोई एक्सेलरेट तो कर नहीं रही है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोग लिख सकते हैं एज आफ्टर 3 सेकेंड इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम टी।
वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है 4i कैप प्लस 3j कैप, सो दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप इनटू टाइम इज 3, तो अंदर में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 3 यानी कि ये हो गया हमारा 12i कैप प्लस 3 इंटू 3 यानी कि ये बन गया 9j कैप इस तरीके से। तो अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए 12 और 9 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर ले लो तो ये बन जाएगा हमारा 3, और 12 में से 3 हमने कॉमन लिया तो 4 बचा, यानी कि ये आ गया हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 9 में से 3 कॉमन लिया तो ये बचा हमारा 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। एंड वी वेरी वेल नो कि अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 होता है। सो दिस विल बी 3 इंटू 5, और फाइनली हम लोग अब कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो बटरफ्लाई का है वो हमारा 3 इंटू 5 यानी कि 15 मीटर हो जाएगा आफ्टर 3 सेकेंड। सो दिस इज सीन इन आवर ऑप्शन डी विच इज 15 मीटर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। फिर अगला सवाल हमें दिया गया है कि ए पर्सन इज स्विमिंग विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द फ्लो एंड रीचेज टू ए पॉइंट डायरेक्टली ऑपोजिट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। एक पर्सन है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, नदी के अंदर में तैर रहा है। कितने एंगल से, 120 डिग्री एंगल रिवर के बहाव से, और जस्ट उसको रिवर के अपोजिट बैंक पे पहुंचना है। देन द स्पीड ऑफ फ्लो इज x मीटर पर सेकेंड, तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है ना, वो हमारी कितनी है x मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ x टू द नियरेस्ट इंटीजर इज, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे नियरेस्ट इंटीजर में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। लेट अस से कि ये हमारे रिवर के 2 बैंक से 2 किनारे हैं, और हमारा जो पर्सन है, ये जो स्विमर है, वो इस पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है ना, बैंक पे, और उसको जो है एक्चुअली एकदम शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना है, यानी कि इस तरीके से वो सीधा उसको जाना है, इस तरीके से इसको सीधा होते हुए उसको एट लास्ट यहाँ पर पहुंचना है। तो नदी जो है इसको राइट की तरफ पुश कर रही है, तो इसीलिए अगर उसको इस पॉइंट पर पहुंचना है तो इसको नदी के बहाव से थोड़ा ये ऐसा टेढ़ा टेढ़ना है, राइट। और ये हमें दे रखा है कि ये नदी की जो बहाव है, राइट, इस डायरेक्शन में, इसके साथ ये टोटल 120 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। सो वी कैन से कि दिस रिमेनिंग एंगल इज 30 डिग्री। तो बेसिकली ये हमारा वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, और नदी जो है, राइट, ये इन दोनों को कनेक्ट करते हुए ये ऐसे बह रही है। सो दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर इस पर्सन को ऐसे सीधा जाना है तो इस पर्सन की जो एफर्ट है, राइट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये पूरी तरह से हमारे नदी के बहाव की स्पीड को कैंसिल आउट करना चाहिए। यानी कि VPR का जो कंपोनेंट है नदी के बहाव के अगेंस्ट, तो कौन सा कितना हो जाएगा, ये VPR साइन 30 डिग्री, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर के एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, राइट। सो वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर साइन 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर हमें दे रखा है दिस इज 10, और साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 होता है, तो 10/2 करेंगे तो ये हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमें x बोला गया है, राइट, यही हमें, ठीक है, ये x बोला गया है, राइट, स्पीड ऑफ द फ्लो, यानी कि रिवर की जो फ्लो स्पीड है। तो यही जो हमारा x है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, राइट। क्लियर विद दिस। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, समझिएगा क्या दिया गया है। दिया गया है कि ए स्विमर कैन स्विम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। एक स्विमर ठहरे हुए पानी में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकता है। वाटर फ्लोइंग इन ए रिवर हैज ए वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, और नदी में जो हमारा पानी बह रहा है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। द डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर वाटर ही शुड स्विम इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक जस्ट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो अगर इसको नदी के किनारे पे जो खड़ा है उसके जस्ट अगले वाले पॉइंट पर खड़े पहुंचना है, तो उसको नदी के बहाव से कितने एंगल बनाते हुए उस डायरेक्शन में उसको तैरना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है।
एंड राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को अच्छे से समझते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ये दो नदी के बैंक्स है, दो किनारे हैं, और हमारा जो पर्सन है वो इस पॉइंट पर खड़ा है एक किनारे के, और उसको पहुंचना कैसे है, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में हमारी नदी बह रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि उसको सीधे सीधे ऐसे पहुंचना है ताकि वो फाइनली जो है वो रिवर के जस्ट अपोजिट बैंक वाले पॉइंट पर पहुंच सके। तो नदी जो है राइट की डायरेक्शन में बह रही है, तो क्योंकि अब उसको ऐसे पहुंचना है तो उसको कुछ एफर्ट जो है अपनी नदी के बहाव को काटने में लगानी पड़ेगी, ताकि नदी उसको वापस पुश करके राइट अल्टीमेटली उसको इस डायरेक्शन में लेके जाए। यानी कि ये हो गया हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ स्विमर, दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट। और ये जो हमारा टोटल एंगल है, राइट, लेट अस से ये अल्फा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग हमारे इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, वेलोसिटी के राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, तो यहाँ से हम लोग एक चीज तो बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि अगर ये हम लोग थीटा लें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वी आर अपॉन में हाइपोटेनियस वी एस आर हो जाएगा, राइट। वेरी क्लियर विद दिस। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये हमें 6 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि जो जिस एफर्ट से वो स्टिल वाटर में तैर सकता है वही हमारी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर होता है, और ये हमें यहाँ पर 12 दे रखी है, यानी कि ये हो गया हमारा 1/2। तो साइन थीटा हमारा 1/2 आ गया है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो थीटा है हमारा, दिस इज आवर साइन इनवर्स ऑफ 1/2, राइट। दिस थीटा यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिएगा, दिस इज आवर थीटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 30 डिग्री, यानी कि ये थीटा हमारे पास में 30 डिग्री आ गया, तो पूरा अल्फा यानी कि ये 90 + 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो वी कैन से कि टोटल एंगल विल बी 90 + थीटा एंड थीटा इज आवर 30 डिग्री, तो ये हो गया 90 + 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, इस तरीके से। तो यहाँ पर सही आंसर क्या मिल रहा है हमको, एज 120 डिग्री, है ना। चलते हैं फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। दिया गया है कि ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स in the opposite directions with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेन है ए और बी, राइट, जो कि पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। पहली वाली ट्रेन, ठीक है ना, ए वाली ट्रेन हमारी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारी दूसरी ट्रेन बी ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर क्या दिया गया है कि पर्सन इज वॉकिंग इन ए ट्रेन ए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मोशन विथ स्पीड ऑफ 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए के अंदर में एक पर्सन है जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन के अंदर में 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, राइट। तो हमारी एक बार सिचुएशन को अच्छे से समझ लेते हैं। ये देखिएगा, हमारी सिचुएशन इस तरीके से हमें दे रखी है, ये हमारी ट्रेन ए कंसीडर कर लो, ये हमारी ट्रेन बी कंसीडर कर लो, और यहाँ पर जो हमारी ट्रेन ए है, राइट, दिस इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर, और हमारी जो ट्रेन बी है ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इज मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर। और इस ए ट्रेन के अंदर में एक पर्सन है जो कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन ए जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज 1.8 किलोमीटर पर आवर, इतना हमें दे रखा है अभी तक। आगे क्या कहा गया है कि स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू टेक द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक्स एज नेग्लिजिबल। तो अगर इस ए पर्सन को बी ट्रेन के द्वारा नोटिस किया जा रहा है तो बी ट्रेन को ए पर्सन जो है अल्टीमेटली किस स्पीड से जाते हुए दिख रहा है ये हमें बताना है, राइट। वेरी क्लियर विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक राइट और लेफ्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेट अस से राइट वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले ली है, और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हमारी नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। सो अगर हम लोग ए पर इस पर्सन की बात करें ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सो
वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। और वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव में, यानी कि माइनस ये 1.8 प्लस वी ए राइट की तरफ है तो प्लस 36, तो यानी कि ये आ गया हमारे पास में 34.2 किलोमीटर्स पर आवर आ गया। तो ए पर्सन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने स्पीड निकाल ली। अब हम लोग निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू हमारी ट्रेन बी। सो वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, राइट। सो इट विल बी राइट वेलोसिटी ऑफ पी हमारी कितनी आई है, दिस इज 34.2 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है तो इसको हम लोग लिखेंगे इस माइनस 72। सो ये हो जाएगा हमारे पास में 34.2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया प्लस 72, यानी कि ये आ गया 106.2 किलोमीटर्स पर आवर। इस तरीके से ये हमारा किलोमीटर्स पर आवर में हमें दे रखा है, लेकिन हमें निकालना कैसे है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फाइनली ये आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 29.5 मीटर पर सेकेंड, और यही हमको हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व हो रहा है, राइट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हमको मिल गया है। चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं, राइट। देखिएगा अगला सवाल हमें दिया गया है कि व्हेन ए कार इज एट रेस्ट इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। तो जब कार रेस्ट पे है तो ड्राइवर को जो है वो बारिश सीधी सीधी नीचे की तरफ फॉल करते हुए दिख रही है। when driving the car with a speed v, he sees that rain drops are coming at an angle of 60 degree with the horizontal। तो जब वो v स्पीड से ड्राइव करना शुरू कर देता है तो कार चालक को जो रेन है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल से उसकी डायरेक्शन से मोशन से 60 डिग्री एंगल पर गिरते हुए दिखाई देती है। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार टू 1 प्लस बीटा इंटू वी दिस एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री। अगर वो अपनी स्पीड को और बढ़ा देता है, फाइनली कितनी हो जाती है 1 प्लस बीटा वी, तो उसको यही जो रेन है वो 45 डिग्री एंगल बनाते हुए गिरते हुए दिख रही है इस तरीके से। तो द वैल्यू ऑफ बीटा इज क्लोज टू, तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू करीब करीब कितनी है ये हमें बतानी। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। हमारी सिचुएशन हमें इस तरह से दे रखी है, राइट। जब इस कार की स्पीड v है तो ऑब्वियसली हमारी जो रेन है वो एक तो सीधा सीधा नीचे की तरफ फॉल कर रही है। सो दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ रेन, ये हमारी रेन यहाँ पर कार के ऊपर में गिर रही है। तो इस दौरान पर ये जो हमारा कार वाला पर्सन है ये ऑब्वियसली हमारा राइट की डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। दिस इज लेट अस से हम लोग वेलोसिटी ऑफ कार इन केस 1 कंसिडर कर लेते हैं। हमें ये बताया गया है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार इन केस 1 ये हमको उसकी डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पर फॉल करते हुए दिखाई देती है। यानी कि अगर हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार इन केस 1 बताना है तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा, ठीक है ना। इसको रिवर्स करके वी आर के साथ ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस VC1, और इसको अब हम लोग हमारा वेक्टोरियली ऐड करेंगे ये इस तरीके से। तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये हमारा केस 1 के लिए हमारा रिजल्टेंट आ रहा है, यानी कि दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार इन केस 1। और ये बताया गया है हमें कि ये यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, टोटल हमारा 90 है, तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। वेरी वेल। दूसरे केस में हमें क्या बोला गया है कि यही, ठीक है, ये गाड़ी वाला जो पर्सन है ये अगर हमारी स्पीड को और बढ़ा देता है, लेट अस से इस दौरान पर इसकी स्पीड VC2, ऑब्वियसली ये 1 प्लस बीटा इंटू वी है, और रेन, राइट, ये तो हमारी डायरेक्शन अपनी स्पीड वेलोसिटी कुछ चेंज करेगी नहीं, ये तो हमारी सीधी नीचे की तरफ ही रहेगी। तो अगर इस सिचुएशन में अब कार पर्सन हमारी रेन को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए, राइट, ये हमारा ये डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर लो, यानी कि ये हो गया माइनस VC2, और अब इसी चीज को आप वेक्टोरली ऐड कर दें हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन के साथ में। तो अगर हम लोग इसको वेक्टोरली ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू कार इन केस 2, और अब ये हमारा एंगल जो है वो 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 45 डिग्री रहेगा। तो आई होप पूरी सिचुएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग हमारे केस 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये वाले ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करिएगा, ये वाले ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करिएगा। तो यहाँ पर ये बेस हमारा वी आर है, राइट। ये हाइपोटेनस हमारे पास में क्या है, दिस इज योर वी आर सी वन है, और ये परपेंडिकुलर हमारे पास में कितना है, इसका मैग्नीट्यूड वी सी वन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर tan 30 डिग्री अप्लाई करें तो tan 30 डिग्री हम लोग कह सकते हैं दिस इज योर वी सी वन डिवाइडेड विथ वी आर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू वी सी वन डिवाइडेड बाई वी आर। तो tan 30 डिग्री की डियर स्टूडेंट्स वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल टू वी सी वन, ये हमें v दे रखा है, सो इट इज इक्वल टू v अपॉन में ये वी आर, हमारा वी आर ले लो। तो यहाँ से हम लोग वी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी आर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू √3v, सो इट इज √3v हो गया। अब हमारे दूसरे केस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम हमारा वही करिएगा, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ले लीजिएगा। तो tan 45 डिग्री हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज योर वी सी टू डिवाइडेड बाई वी आर। तो यानी कि हम लोग बोल लेंगे कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू वी सी टू डिवाइडेड बाई वी आर, और tan 45 डिग्री यानी कि ये हमारा 1 होता है, और वी सी टू ये हमें दे रखा है 1 प्लस बीटा इंटू वी डिवाइडेड बाई वी आर। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी है, √3v। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये v से v हमारा कैंसिल आउट करिएगा, राइट। ये हमने कैंसिल आउट कर लिया है। तो यानी कि यहाँ से अब वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू √3। सो वी कैन से कि 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू ये हमारा √3 हो गया। देयरफॉर वी कैन से कि बीटा इज इक्वल टू, इसको उधर भेजिएगा तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू 1.73, ये पुट कर लेंगे, -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.73, और ये हमें हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज 0.73। इस तरीके से चलेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल हमें दिया गया है कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट्स with the time t given by xt is equals to 10 plus 8t minus 3t स्क्वायर। एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, और इसकी जो पोजीशन है, जो कोऑर्डिनेट्स है, टाइम के साथ किस तरीके से वेरी हो रहे हैं, ये हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली दे रखा है। फिर दिया गया है कि अनदर पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द y एक्सिस विथ इट्स कोऑर्डिनेट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन बाय yt इज इक्वल टू 5 माइनस 8t क्यूब। तो इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा पार्टिकल है जिसका पोजीशन y डायरेक्शन में हमारी चेंज हो रही है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है टाइम के साथ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन एज √v। तो एक सेकेंड पर हमारी जो स्पीड है सेकेंड पार्टिकल की, ठीक है, हमारे फर्स्ट पार्टिकल की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी स्पीड हमारी √v है, राइट। सो हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो आप बताइएगा। तो देखिएगा हमारी डियर स्टूडेंट सिचुएशन को एक बार अच्छे से समझ लें ताकि सॉल्व करते टाइम पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पर ये हमारे पास में जो पार्टिकल्स है ये इस तरीके से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो हमारा पार्टिकल है, राइट, एक जो हमारा पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है, दूसरा हमारा वाई डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। तो पहले वाले पार्टिकल की जो स्पीड है लेट अस से वी ए बोल लेते हैं, और दूसरे वाले पार्टिकल की स्पीड हमारी वी बी बोल लेते हैं। तो हमें क्या बताना है कि स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल ए इज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए बताना है, राइट। वेरी वेल क्लियर विद द क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें रिलेटिव मोशन बताना है, तो हमें वी बी और वी ए की वैल्यू पता होनी चाहिए कि एक सेकंड पर इनकी वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इनकी जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए से शुरुआत करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा dx बाई dt, और x इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिया हुआ है दिस इज योर 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 10 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, 8t का डिफ्रेंशिएशन 8 हमारा कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन बाहर आ गया, और t का डिफ्रेंशिएशन t के साथ 1 है, तो यानी कि आ गया 8 माइनस ये 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन दिस इज 2t। और अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एट 1 सेकेंड निकालें तो t की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू टी, ये हमारा 6 है, और t की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 माइनस 6 यानी कि
ये 2 आ जाएगा और डायरेक्शन क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो ये आ गया हमारा 2 i कैप मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से हम लोग हमारे दूसरे वाले पार्टिकल की बात कर लेंगे, उसकी क्या स्पीड होगी। सो वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी विल बी गिवन बाय वी बी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, और y की इक्वेशन हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे तो d बाई डी टी ऑफ y यानी कि 5 माइनस 8t क्यूब, तो 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 और ये -8 और t क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3t स्क्वायर, इस प्रकार से। अब हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी आफ्टर 1 सेकेंड निकालें तो देखिएगा सबसे पहले -8 इंटू 3 कर लेते हैं तो ये हमारा -24, फिर टी स्क्वायर बच रहा है, टी की वैल्यू हम लोग 1 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली ये हमारा -24 यानी कि इसकी डायरेक्शन रहेगी -24 जे कैप मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि वी नीड टू टेल व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इस तरीके से इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी की वैल्यू पुट करिएगा, दिस इज -24 जे कैप, माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2 आई कैप है, सो दिस इज -2 आई कैप। तो ये हमने इसका वेक्टर फॉर्म निकाल लिया, लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर हम लोग आपस में ऐड कर लेंगे। तो पहला हमारा आई कैप वाला कंपोनेंट दिस इज -2, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, जे का आपका कंपोनेंट हमारा -24, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा और पूरा हमारा अंडर रूट में ले लें। 2 का स्क्वायर हमारा 4 और 24 का स्क्वायर दिस इज 576 और इसका पूरा आप अंडर रूट लें इस तरीके से। तो इधर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 + 576 दिस इज इक्वल टू 580 और यही हमारा रूट वी के बराबर है ऐसा हमें कहा गया है, यानी हमारी जो वी की वैल्यू है वो कितनी है 580 है। दिस इज योर आंसर विच इज 580। इस प्रकार से चलते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ना, देखिएगा कंसेप्चुअल वाइज बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं इसको। दिया गया है कि शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विथ ए वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर, वेयर आई कैप पॉइंट्स ईस्ट एंड जे कैप पॉइंट्स नॉर्थ। शिप राइट, इतना समझ लेते हैं पहले। हमारी जो शिप ए है राइट वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में की तरफ जा रही है, इस स्पीड के साथ में, इस वेलोसिटी के साथ में जा रही है, और यहाँ पर आई कैप हमारी ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट हो रहा है और जे कैप यहाँ पर नॉर्थ की डायरेक्शन को डिनोट हो रहा है। फिर दूसरी वाली शिप के लिए कहा गया है, शिप बी के लिए, कि इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए एंड इज सेलिंग टुवर्ड्स वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी शिप बी है वो शिप ए से 80 किलोमीटर ईस्ट पे है और 150 किलोमीटर नॉर्थ पे है, और ये शिप बी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ए विल बी एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी इन। तो हमारी जो शिप ए है वो बी वाली शिप से मिनिमम डिस्टेंस पर जो होगी वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को एक बार बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये हमारी शिप ए है और ये जो हमारी शिप बी है राइट, और यहाँ पर ये जो शिप ए है राइट, ये इसको शो कर लेते हैं ऐसे, शिप ए और शिप बी राइट। शिप जो हमारी ए है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है राइट, इसको बनाते हैं ऐसा। यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो आई कैप है ये ईस्ट की तरफ है, जे कैप हमारा नॉर्थ की तरफ है, सो दिस इज आवर आई कैप एंड दिस इज आवर जे कैप, और डायरेक्शन इसी के अकॉर्डिंगली बना लेते हैं कि ये हमारा नॉर्थ साउथ और ये हो गया हमारा ईस्ट वेस्ट, सो दिस इज आवर नॉर्थ साउथ एंड दिस इज आवर ईस्ट वेस्ट, ऐसे हो गया। और हमारी जो शिप ए है वो कैसे जा रही है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है राइट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है, यानी कि वो कुल मिला के ये ऐसे जा रही है। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ ए। और जो शिप बी है वो किधर जा रही है, ये हमारी वेस्ट की तरफ जा रही है राइट, ये हमारी वेस्ट की तरफ जा रही है, इसको कुछ ऐसे समझ लो। तो इसकी स्पीड हमारी वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर ये हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। और फिर क्या कहा गया है कि जो हमारी शिप बी है वो शिप ए से
80 किलोमीटर ईस्ट, राइट, 80 किलोमीटर ईस्ट, यानी कि ये जो हमारी दूरी है ये इधर से, ये ईस्ट से कितनी है 80 किलोमीटर, ये ईस्ट से हमारी 80 किलोमीटर है। और ठीक है, शिप बी जो है इससे ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ 150 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि इन दोनों के बीच की ये दूरी हमारी कितनी है, दिस इज 150 किलोमीटर, इस तरीके से, राइट। तो यहां पर बोला गया है कि दोनों शिप के बीच में जो मिनिमम दूरी होगी वो कितनी होगी, वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इसको रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंगली देखें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए देखें, तो क्या करना होगा कि ए की नज़र से अगर देख रहे हैं तो ए की जो वेलोसिटी है वो रिवर्स करके आप बी को दे दीजिएगा, वो हमारी रिवर्स करके बी को दे दीजिएगा। तो वी ए इधर है तो बी को हमने ऐसे रिवर्स करके दे दिया, यानी कि ये हमारा कितना है माइनस वी ए वैक्टर, हमने इसको दे दिया। इन दोनों को वैक्टरली ऐड करेंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो इन दोनों को हम लोग वेक्टरली ये ऐड करते हैं, ये इस तरीके से। तो इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट आ रहा है, इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ये इस प्रकार से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। यानी कि ए अगर खुद को रेस्ट पे ऑब्जर्व करे तो बी जो है उसको इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, यानी कि हमारी जो बी शिप है वो ए की नज़र में इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही। तो हमें यहाँ पर बोला गया है कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस बताइए दोनों शिप के बीच में। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करिएगा, इससे हमारे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, राइट, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया हमने। तो ये जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये दूरी कवर करेगी, राइट, ये हमारी मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच करने के हिसाब से वो अप्रोच करेगी। सो ए विल बी एट ए मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी, राइट। तो राइट, हमें यहाँ पर टाइम बताना है, राइट, सॉरी, यहाँ पर हमें टाइम बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इस दौरान पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, मिनिमम दूरी हो जाएगी यहाँ पर। और ये जो पूरी दूरी है, लेट अस से इसको हम लोग डी बोल लेते हैं, क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी दूरी को हम लोग डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हमें टाइम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ए शिप जो है इस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है, अगर हमें टाइम निकालना है तो हम लोग ये दूरी निकाल लेते हैं। और टाइम क्या हो जाएगा फिर, दिस विल बी योर डिस्टेंस, दिस टोटल डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो यानी कि कुल मिला के हमें यहाँ पर ये डी और वी बी ए को अच्छे से कैलकुलेट करना होगा पहले, राइट। तो चलिए देखते हैं फिर हम लोग वी बी ए की हम लोग बात कर लेते हैं। वी बी ए, राइट, रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो वी बी ए क्या हो जाएगा, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। वी बी वेक्टर, राइट, वी बी वेक्टर ये हमारा माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है, यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे माइनस 10 आई कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है। माइनस ऑफ वी ए वेक्टर क्या दिया गया है, दिस इज योर 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये फाइनली हमारे पास में क्या बन जाएगा, माइनस 10 आई कैप माइनस 30 आई कैप, यानी कि ये बन गया हमारा माइनस 40 आई कैप, और फिर माइनस साइन अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 50 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अंडर रूट में इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर आपस में ऐड कर लो, तो यानी कि ये हो गया माइनस 40 का स्क्वायर प्लस में माइनस 50 का स्क्वायर, और ये हमारा पूरा अंडर रूट में चलने दो। कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए दोनों में से हम लोग 10 को कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर विच इज 16, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 का स्क्वायर विच इज 25। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 10 अंडर रूट में 16 प्लस 25, यानी कि ये हो गया हमारे पास में 41, इस तरीके से। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर हमें यहाँ पर ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो हमारी डिस्टेंस है इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैसे कैलकुलेट करें, अगर हम लोग यहाँ पर पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी की बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो बी को जो है ये ए जो है कुछ इतनी दूरी पर और इस डायरेक्शन में दिख रहा है ना, उसकी उस पॉइंट पे, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, आर ए बी वेक्टर। तो अगर ये देखिएगा, अब ये पूरा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये पूरा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर ए बी वेक्टर का अगर हम लोग कंपोनेंट निकाल लें, राइट,
वी बी ए वेक्टर के अलोंग, तो वही हमारे पास में ये टोटल डिस्टेंस डी आ जाएगी। यानी कि हम लोग डी के बारे में क्या कह सकते हैं कि योर डी इज योर आर ए बी वेक्टर कंपोनेंट निकाल लें, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो इधर वाली डायरेक्शन के साथ में, जिस डायरेक्शन के अलोंग उसका कंपोनेंट निकालना है, राइट, इस तरीके से। सो इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा आर ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद, ये यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग एज वी बी ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड वी बी ए, इस तरीके से, है ना। तो अब ये हमारा डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम यानी कि दिस डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाय वी बी ए, सो इट विल बी, राइट, डी हमारे पास में ये वैल्यू इसको पुट कर लो, यानी कि ये हो गया हमारे पास में आर ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद वी बी ए वेक्टर डिवाइडेड विद ये वी बी ए वेक्टर, राइट, और ये वाला वी बी ए वेक्टर, तो वी बी ए स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि ये बन गया हमारा आर ए बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ वी बी ए वेक्टर डिवाइडेड विद ये बन गया हमारा वी बी ए का स्क्वायर, इस तरीके से, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर ए बी वेक्टर की बात करें, देखिएगा आर ए बी वेक्टर इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। हमें ये दूरी और ये दूरी हमें दे रखी है, तो हम लोग, ठीक है, ये डायरेक्शन हमारी कैसी है, नीचे की तरफ है, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास में -150 जे कैप, और ये डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ, यानी कि ये क्या हो गया -80 आई कैप, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में एज -80 आई कैप -150 जे कैप, और फिर हमें यहाँ पर वी बी ए वैक्टर की वैल्यू पुट करनी है। वी बी ए वैक्टर हमारा कितना है -40 आई कैप -50 जे कैप, सो दिस इज योर -40 आई कैप -50 जे कैप, और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, वी बी ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर करना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है, कितना आया 10√41, राइट, सो दिस इज 10√41, और इसका भी हमें स्क्वायर करना है। तो ऊपर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो देखिएगा आई कैप डॉट आई कैप हमारा 1 होता है, यानी कि ये हो गया -80 इंटू -40 प्लस में जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, तो यानी कि ये बन गया हमारा -150 इंटू -50 होल डिवाइडेड विद, ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 10 का स्क्वायर हमारा 100 और √41 का स्क्वायर हमारा 41, यानी कि ये बन गया हमारा 4100, इस तरीके से। माइनस माइनस प्लस होता है, और 80 इंटू 40 यानी कि ये आ जाएगा 3200, और फिर से माइनस माइनस प्लस, और 15 इंटू 5 यानी कि 75, और ये 100 डिवाइडेड बाई 4100। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10,700 डिवाइडेड विद 4100। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये 2 0 को कैंसिल आउट करते हैं, तो यानी कि 107 डिवाइडेड बाई 41, तो ये आ जाएगा हमारा 2.6 आवर, इस तरीके से। और यही हमको हमारे ऑप्शन में दिखना चाहिए, यानी कि सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विच इज़ 2.6 आवर, इस तरीके से, है ना। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे फिर हम लोग। अगला सवाल हमें दिया गया है कि द स्ट्रीम ऑफ ए रिवर इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। नदी की जो बहने की स्पीड है वो हमारी 2 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखी है। ए स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर की स्विम करने की कैपेसिटी हमारी 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। सो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। तो अगर इस पर्सन को नदी के जस्ट अपोजिट बैंक में पहुंचना है, यानी कि सीधे सीधे क्रॉस करना है, तो इस पर्सन की जो डायरेक्शन होनी चाहिए स्विम करने की वो किस तरफ होनी चाहिए वो हमें यहाँ बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमारी रिवर है इसके ये 2 बैंक्स, 2 किनारे कंसिडर कर लो, और जो हमारा पर्सन है या फिर जो फिर स्विमर है वो नदी के इस एंड पर है, और इसको जाना किधर है, इसको जाना है नदी को परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हुए। नदी राइट की तरफ जा रही है, यानी कि उसको सीधे सीधे राइट अपोजिट बैंक पे यहाँ पर पहुँचना है। तो ऐसा पहुँचने के लिए इसको कुछ नदी के बहाव को काटते हुए, नदी के बहाव को काटते हुए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ
स्विमर है क्योंकि अल्टीमेटली उसको इस डायरेक्शन में पहुंचना है, और नदी जो है इसको राइट डायरेक्शन में ढकेल रही है, तो इसका एक कंपोनेंट जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर का नदी को क्रॉस कराने में मदद कर रहा है, और दूसरा नदी के बहाव को पूरी तरह से काट रहा है। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के ये जो टोटल एंगल है दिस अल्फा, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस से कि ये एंगल हमारे यहाँ पर थीटा है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वी आर अपॉन में हाइपोटेन्यूस वी एस आर। सो वी कैन से कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन में वी एस आर। वी आर राइट वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमें दे रखी है कितनी, दिस इज 2, और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर ये हमें दे रखा है 4, यानी कि ये आ गया हमारा 1/2। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो कि हमारा 30 डिग्री होता है। तो ये हमारा 30 डिग्री आ गया, और हमें अल्फा बताना है, तो अल्फा क्या करेंगे, राइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री को हम लोग थीटा के साथ ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि ये बन गया 120 डिग्री, यानी कि ये आंसर जो है करेक्ट वो हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ हमारी 60 किलोमीटर है और वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अनदर फ्रेट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी, ठीक है ना, फ्रेट ट्रेन है यानी कि मालगाड़ी है जिसकी टोटल लेंथ 120 मीटर है और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस द फ्रेट ट्रेन व्हेन। तो यहाँ पर हमें उस टाइम का रेशियो चाहिएगा, ठीक है ना, 2 टाइम्स का रेशियो चाहिएगा। कौन से पहले टाइम का टाइम यानी कि व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उस दौरान पर इनका क्रॉस करने का जो टाइम होगा डिवाइडेड विद व्हेन दे आर इन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर वही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्रॉस करती है उसके लिए जो टाइम लगेगा वो हमारा इन दोनों का रेशियो चाहिएगा। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे सिचुएशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। हमारे पास में ये एक पैसेंजर ट्रेन है, दूसरी हमारी फ्रेट ट्रेन है। तो पहले केस में ये दोनों हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो लेट अस से कि ये हमारी ट्रेन है और ये हमारी ट्रेन बी है, और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी लेंथ हमें दे रखी है एज 60 मीटर। कितनी दे रखी है, दिस इज 60 मीटर। और जो हमारी फ्रेट ट्रेन है उसकी लेंथ हमें दे रखी है एज 120 मीटर। और पहले केस में ये दोनों ही हमारी सेम डायरेक्शन में जा रही है, राइट। सो लेट अस से दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, और दूसरी वाली जो हमारी फ्रेट ट्रेन है इसकी स्पीड वी बी ये भी हमें दे रखी है। और दूसरे सिचुएशन में ये जो है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, यानी कि हमारी पैसेंजर ट्रेन राइट डायरेक्शन में जा रही है, और ऑब्वियसली हमें इसकी जो लेंथ दे रखी है इस पैसेंजर ट्रेन की, दिस इज योर 60 मीटर, ये हमारी पैसेंजर ट्रेन ए बोल लीजिएगा। और जो हमारी फ्रेट ट्रेन बी है, अब नेक्स्ट वाली सिचुएशन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, और जो हमारी फ्रेट ट्रेन है इसकी लेंथ हमें टोटल दे रखी है एज 120 मीटर। तो पहले केस में, ठीक है ना, ये हमारा पहले केस में जो ये एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए टाइम लेगी, लेटर से ये t1 है, और दूसरे केस में जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तब ये क्रॉस करने के लिए टाइम जो ले रही है लेटर से t2 है। तो हमें बताना है कि t1/t2 क्या होगा, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि जो इनकी रिलेटिव स्पीड है वो कम हो जाएगी, दैट इज इट विल बी va माइनस वी, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा va/vb। और ऑब्वियसली जो टोटल लेंथ है क्रॉस करने के लिए, दिस इज योर 60 प्लस 120 मीटर, दोनों के ही केस में हमारी सेम रहेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास में टाइम t1/t2 है, तो टाइम यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो t1 के लिए टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, पहले वाले पैसेंजर ट्रेन की लेंथ, लेट अस इसको हम लोग L1 से बोल लेते हैं, और दूसरी फ्रेट ट्रेन की लेंथ दिस इज L2 से बोल लेते हैं। और क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, va माइनस vb हो जाएगी, इनटू, ठीक है ना, डिवाइड में
तो यहाँ पर टाइम का हमारा अब रेसिप्रोकल ले लीजिएगा। सो इट विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय लेंथ। स्पीड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी, दैट इज इट विल बी वी ए प्लस वी बी, और टोटल लेंथ ये सेम वापस आपका L1 प्लस L2 रहेगी, यानी कि ये L1 प्लस L2 और ये L1 प्लस L2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब VA और VB की अकॉर्डिंगली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे। VA हमारा कितना है, दिस इज 80, और VB हमारा कितना है, दिस इज 30 हमें दे रखा है, डिवाइडेड विथ 80 माइनस 30, यानी कि न्यूमरेटर हमारा बन गया 110 और डिनोमिनेटर बन गया हमारा 80 माइनस 30 यानी कि 50 आ गया। ये यहाँ पर एक 0 से 0 चला गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 11/5, और यही रेशियो हमें हमारे ऑप्शन में दिखना चाहिए, जो कि हमें हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व हो रहा है। चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। इन 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स, और 10 सेकंड में इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है और डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ। देन द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज, तो इस टाइम में हमारे पार्टिकल की एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमारे जो पार्टिकल है इसकी इनिशियल स्पीड, राइट, ये हमारे किधर की तरफ है, इट इज मूविंग विद एन स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्टवर्ड। तो राइट वाली जो डायरेक्शन है इसको हम लोग हमारी ईस्ट डायरेक्शन लेंगे। तो देखिएगा एक बार इसका डायरेक्शन ग्राफ बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ साउथ, और ये हमारा ईस्ट वेस्ट इस तरीके से। और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर राइट वाली डायरेक्शन है इसको आप आई कैप ले लो, और ऊपर वाली जो डायरेक्शन है इसको हमारी जे कैप से मेंशन कर लेते हैं। तो हमारी जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है विच इज v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और पार्टिकल की जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ हो जा रही है, लेकिन स्पीड वापस से वही है विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय योर rate of change of velocity, that is change in velocity which is final velocity minus initial velocity divided by time taken for this change। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है, ऊपर की तरफ है हमारी, यानी कि ये है 5j कैप, और इनिशियल माइनस ये 5a कैप डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 10 का। ऊपर से हम लोग 5 को कॉमन लेके इस 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में j कैप बाई 2 माइनस i कैप डिवाइडेड बाई 2, राइट। और अब हम लोग एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, राइट। तो देखिएगा डायग्राम के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो v2 माइनस v1 हमें करना रहेगा यहाँ पर। देखिएगा ये इसका जस्ट हम लोग माइनस v1 कर लेंगे, तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। सो दिस इज, दोनों को हमने ऐड कर लिया, क्यों, क्योंकि हम लोग v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर कर रहे हैं, तो ये v2 वेक्टर और ये हमारा माइनस v1 वेक्टर, इनको हमने ऐड कर लिया। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसी डायरेक्शन में हमारे पास में एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, इतना तो हम लोग कह सकते हैं। अब हमारे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यानी कि अंडर रूट में इनके कंपोनेंट्स का स्क्वायर का एडिशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इस तरीके से ये हमारा अंडर रूट में इज इक्वल टू अंडर रूट में -1/2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया हमारा 1/4 प्लस ये भी हमारा 1/4 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में ये हमारा 2/4, और 4 2 से 2 टाइम जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/√2। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या मिल रही है हमारी, नॉर्थ वेस्ट मिल रही है, यानी कि सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन डी में हमें ऑब्जर्व हो रहा है एज आवर करेक्ट आंसर। चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा सवाल दिया गया है कि ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट विद ए स्पीड ऑफ v0 एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। एक बॉल को एक पॉइंट से, ठीक है, v0 की स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका गया है हॉरिजॉन्टल से। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एट द सेम इंस्टेंट ए पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v0/2 टू कैच द बॉल। तो उसी दौरान पर एक पर्सन है जो कि v0/2 की स्पीड से दौड़ता है उस बॉल को पकड़ने के लिए। फिर कहा गया कि विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, क्या ये पर्सन हमारे इस बॉल को पकड़ पाएगा। इफ यस
व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर पकड़ पाता है तो हमको बताना है कि हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए फॉर वी नॉट स्पीड ऑफ थ्रोइंग। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या किया है कि हमारा जो ये पर्सन है, इसने हमारी बॉल को राइट एक स्पीड से थ्रो किया गया है, राइट इस स्पीड से, यहाँ पर ये बोल लीजिएगा ये वी नॉट स्पीड से इसको थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल के साथ में, लेटर से कुछ थीटा एंगल बनाते हुए, राइट ये हॉरिजॉन्टल के साथ में हमारा थीटा एंगल बनाते हुए। और उसी दौरान पर यही हमारा जो पर्सन है ये यहाँ पर v0/2 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर रहा है। तो उसको जिस एंगल पर भी फेंकना चाहिए, राइट वो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये जो फाइनली, ठीक है ना, ऑब्वियसली ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ऐसे जाते हुए हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए फाइनली उसको ये जो पर्सन है यहाँ पर कैच कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी v0 है थ्रो करने की, उसका अगर हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा कंपोनेंट ऑफ रनिंग ऑफ द पर्सन के बराबर हो जाए तो ये हमारा पर्सन जो है वो इस बॉल को फाइनली पकड़ पाएगा, राइट। और क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड चेंज होती नहीं है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये क्या रहेगा थ्रू आउट इट्स मोशन, इट विल बी v0 cos थीटा, और v0 cos थीटा हमारा v0/2 के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के ये बात है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि v0 cos थीटा इज इक्वल टू ये हमारा v0/2 के बराबर। तो यहाँ से ये आप v0 से v0 को उड़ा दो, यानी कि थीटा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि ये आ गया हमारा 60 डिग्री। यानी कि इस पर्सन को जो है इस बॉल को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए फेंकेगा तो ये फाइनली इसको पकड़ पाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस ही विल बी एबल टू कैच इट इफ द बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए विच इज यस एंड द एंगल इज 60 डिग्री। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। अब हमारा एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए ह्यूज सर्कुलर आर्क ऑफ लेंथ 4.4 लाइट ईयर सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 4 सेकेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास में काफी बड़ी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जिसकी आर्क लेंथ हमारी 4.4 लाइट ईयर है और ये 4 सेकेंड का एंगल सब्टेंड कर रही है, राइट एक सेंटर पे। सो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ए बॉडी टू कंप्लीट 4 रिवोल्यूशंस इफ इट्स स्पीड इज 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड। तो एक बॉडी, ठीक है ना, जिसको 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट करना है और वो 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड की स्पीड से अगर इसको कवर कर रहा है तो इस बॉडी को कितना टाइम लग जाएगा इस सर्कल के अराउंड 4 चक्कर लेने में। और हमें दिया गया है कि हमारा एक लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है और हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर के बराबर है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर हमारी सिचुएशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारे पास में जो ये सर्कल है, राइट एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा जो सर्कल है इसकी रेडियस लेट अस से कि ये इस तरह से, और ये जो हमारा आर्क है, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो आर्क है वो कितना एंगल सब, ये कितनी इसके आर्क लेंथ है, दिस इज योर 4.4 लाइट ईयर, राइट। सो वी कैन से दिस आर्क लेंथ इज 4.4 लाइट ईयर। और ये जो हमारा यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट कर रहा है इसकी स्पीड है हमारी 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड, राइट। और इस दौरान पर ये यहाँ पर 4 सेकेंड का एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो दिस इज योर रेडियस। तो सबसे पहले, ठीक है ना, अगर हमें टोटल टाइम निकालना है तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा 4 रिवोल्यूशन में d अपॉन में, और जितनी उसकी स्पीड रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये थीटा की बात करके इस रेडियस को निकाल लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी 4 इंटू पूरा सर्कमफेरेंस दैट इज इक्वल टू 2πr। तो यहाँ पर हमें r की वैल्यू तो लग ही रही है, तो सबसे पहले हम लोग ये r की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। r कैसे निकलेगा, ये अगर हमारे पास में थीटा है तो थीटा हमको पता है इट इज गिवन बाय आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ s डिवाइडेड बाय द रेडियस r,
और फ्रॉम हियर वी कैन से कि रेडियस आर इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा. So now we can say total time taken for completion of 4 revolution will be total distance covered upon my speed. तो total distance हमारी 4 revolution के यानी कि 4 into एक सर्कल की circumference which is equals to 2 pi r divided by the speed v is equals to यहाँ पर ये 4 into 2 यानी कि हमारा 8 पाई हो गया और r को हम लोग s by थीटा से लिख सकते हैं. सो यानी कि ये हो जाएगा s डिवाइडेड बाई ये v इंटू थीटा हो गया. अब सभी की वैल्यूज पुट कर दें आप. तो वैल्यूज पुट करते हुए ये हमारा 8 इंटू पाई इंटू, ठीक है, आर्क लेंथ हमारा कितना है, दिस इज 4.4 लाइट ईयर. तो दिस इज 4.4 इंटू लाइट ईयर हमारा कितना है, दिस इज 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर डिवाइडेड वी ये हमारा कितना है 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. सो इट इज 8 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी ये है हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 11 के बराबर इंटू थीटा. राइट, थीटा यहाँ पर हमें कितना दिया है 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड को हमको अल्टीमेटली रेडियन में चेंज करना है. तो सबसे पहले इसको डिग्री में चेंज कर लो. तो यानी कि 4 अपॉन में 60 इंटू अपॉन में 60 यानी कि ये हमारा सबसे पहले हमने इसको डिग्री में चेंज कर लिया यानी कि 1/3600 करने से. अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 5/180 से आप मल्टीप्लाई कर दो. तो ये अब हमारा 4 सेकेंड जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया. राइट, तो यहाँ पर अब ये 8 से 8 चला गया. राइट, और कुछ जा सकता है, हाँ ये पाई से हमारा पाई चला जाएगा. ये 4.44 से कैंसिल आउट होके 1.1 हो गया. ये 10 की पावर 11 10 की पावर 15 को कैंसिल आउट करके ये 10 की पावर 4 कर देगा. ठीक है, तो इस तरीके से अब हमारा न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, दिस इज 1.1 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 4 और ये डिनोमिनेटर वाले दोनों टर्म्स जो है ऊपर आ जाएंगे यानी कि हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 3600 इंटू 180 होल डिवाइडेड विद डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 1.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 4.5 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड. और यही जो है हमको हमारे ऑप्शन बी में ऑब्जर्व हो रहा है. तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हमें मिल गया है. चलिएगा डी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं. फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है कि एक क्लॉक हैज ए कंटिन्यूअसली मूविंग सेकेंड्स हैंड ऑफ 0.1 मीटर लेंथ. एक क्लॉक के पास में एक सेकंड हैंड है जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और उसकी लेंथ हमारी 0.1 मीटर है. द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ. तो यहाँ पर इस सेकंड हैंड की जो टिप है उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है. तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, ये हमारी घड़ी है और ये जो हमारी सेकंड हैंड है इसका जो टिप है एंड पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है. तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये हमारा टिप है बेसिकली एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, एक सर्कल बना रहा है. यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है एक सर्कल के अराउंड जा रहा है तो इसके ऊपर में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा. इस जो सेकंड हैंड की जो आर्क ये लेंथ है वही इस सर्कल की हमारी रेडियस हो जाएगी एंड लेट अस से इट इज मूविंग विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन हमारा अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC विच इज गिवन बाई ओमेगा स्क्वायर आर. राइट, तो यही हमें यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करना है. सो फॉर दिस सेकेंड हैंड इसकी टिप के लिए हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर और ओमेगा दिस इज गिवन बाई 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, इसका स्क्वायर हमें करना है इंटू आर. सो इट विल बी 2 पाई इस सेकंड हैंड का टाइम पीरियड यानी कि कितने टाइम में ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ये हमने इसका स्क्वायर कर लिया और रेडियस इसकी लेंथ यानी कि ये है हमारा 0.1. तो देखिएगा ये हमारा 62 से 30 टाइम्स चला जाएगा यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में ये पाई का स्क्वायर ऊपर में आ गया पाई का स्क्वायर इंटू 0.1 और नीचे में 30 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया 900 पाई का स्क्वायर. पाई यानी कि ये हमारा 3.14 तो इसका स्क्वायर हमने कर लिया 0.1. ठीक है, और ये 900 तो इसको बेसिकली हम लोग 900 का 100 ऊपर ले लेते हैं यानी कि 10 की पावर -2 लिख सकते हैं और 0.1 को 10 की पावर -1 से लिख सकते हैं. तो यानी कि ये हो जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड विथ 9 और ये देखिएगा 3.14 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.86 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड विथ 9. तो 9.86 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1.09
इंटू 10⁻³ और डी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ऑर्डर बताना है बेसिकली। तो ऑर्डर यानी कि ये हमारे 10 की पावर, ठीक है, कितनी हमारी 10⁻³ है, तो यानी कि ऑर्डर हो गया इसका 10⁻³ एज आवर आंसर। चलिएगा डी स्टूडेंट्स, फिर हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए पार्टिकल मूव्स सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप वेयर ओमेगा इज ए कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। एक पार्टिकल, ठीक है ना, जो कि हमारा मूव कर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली दिया गया है और इसमें कहा गया है कि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है और टी हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर a वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पर नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। और स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि v वेक्टर एंड a वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू r वेक्टर। v वेक्टर और a वेक्टर दोनों ही r वेक्टर के पैरेलल है। दूसरी स्टेटमेंट बोली गई है कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड a वेक्टर इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो v वेक्टर जो है वो r वेक्टर से परपेंडिकुलर है और a वेक्टर जो है वो ओरिजिन से दूर की तरफ है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी v वेक्टर एंड a वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। v वेक्टर और a वेक्टर दोनों ही r वेक्टर से परपेंडिकुलर है। और चौथी स्टेटमेंट दे रखी है कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड a वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो तीसरी आखिरी स्टेटमेंट है हमारी कि v वेक्टर जो है वो r वेक्टर से परपेंडिकुलर है और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है, तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी एक एक इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर दे रखी है, क्या है, दिस इज योर cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। इससे हमारा वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये हो गया हमारा डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर और इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर लो जो कि है हमारी cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, प्रॉपर चेन रूल फॉलो करिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले cos ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन हमारा माइनस साइन ओमेगा और फिर यहाँ से ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा और तो यानी कि ये आ गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप, फिर प्लस में साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी कि ये आ गया ओमेगा cos ओमेगा टी जे कैप इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब हम लोग वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन देखने के लिए एक बार इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर और आर वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या आया, दिस इज योर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप इस प्रकार से। डॉट प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर हमारा क्या है, दिस इज कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप इज इक्वल टू, देखिएगा आई कैप डॉट आई कैप हमारा 1 होता है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, राइट। फिर जे कैप डॉट जे कैप हमारा 1 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। तो ऑब्वियसली ये दोनों टर्म हमारे सेम है, यानी कि एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके ये हमारा 0 आ जाएगा। और क्योंकि हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो आर वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो एक तो हमें ये हमारी कंडीशन मिल गई है। दूसरी कंडीशन, अब हम लोग हमारी एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करके देख लेते हैं। तो वेलोसिटी की हमारे पास में इक्वेशन ये आ रखी है, वेलोसिटी की हमारे पास में ये इक्वेशन आ रखी है। तो अगर हम लोग इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यही करते हैं, अब हम लोग हमारा एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी कैन से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू योर डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। सो इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी की हमारी वैल्यू पुट कर लो विच इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। सो दिस इज
माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, राइट। तो यहाँ पर प्रॉपर चेन रूल फॉलो करते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिएगा ये माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यानी कि ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप। फिर इसी तरह से राइट ये ओमेगा, फिर कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप इज इक्वल टू, देखिएगा दोनों टर्म से हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा हमारे पास में कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना। तो यहाँ पर अब देखिएगा ये जो टर्म है हमारा, ये बेसिकली हमारा आर वेक्टर ही है विच इज कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, यानी कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, यानी कि एक्सेलरेशन जो है इसकी डायरेक्शन हमारी माइनस आर वेक्टर की तरफ है, राइट। यानी कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर है, या फिर ये हमारा ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड है। देयरफॉर वी कैन से कि ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू आर वेक्टर और is directed towards the origin, इस तरीके से। तो हमारा जो सही आंसर है वो हमें यहाँ पर ऑप्शन पे नजर डालें, तो v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r वेक्टर एंड a वेक्टर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि यही हमारा सही आंसर हमको मिल रहा है, राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा अगला सवाल हमें क्या दिया गया है कि ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है, राइट, उस चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब हमारी जो ये पार्टिकल है 60 डिग्री से अपना एंगल को चेंज करेगा सर्कल में। तो देखिएगा डी स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी सिचुएशन को अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सर्कल बना लीजिएगा ये इस तरीके से, और पहले जो है पार्टिकल मान लो कुछ इस पॉइंट पर था, राइट, पार्टिकल हमारा कुछ इस पॉइंट पर, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस दौरान पे इसकी वेलोसिटी v1, और फिर यहाँ से वो घूम के 60 डिग्री से घूम के वो कुछ ऐसे आ गया है ना, फाइनली ये यहाँ पर आ गया है। तो ये एंगल का चेंज इसका कितना हुआ, ये हमारा 60 डिग्री हुआ। सो दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी v2। तो हमें यहाँ पर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हमें बताना है इज इक्वल टू, देखिएगा इन दोनों के बीच में एंगल हमारा कितना रहेगा 60 डिग्री। देख लीजिएगा, इसको देख लेते हैं कि हमारे पास में ये v1 वेक्टर ऊपर की तरफ है और v2 वेक्टर ऐसे घूम के इनके दोनों के बीच में एंगल हमारा कितना बन गया है, दिस इज 60 डिग्री। सो दिस इज आवर v1 वेक्टर एंड दिस इज आवर v2 वेक्टर। इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 60 डिग्री है, लेकिन हमें इसके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ऑफ 2v1 v2 कॉस थीटा। तो क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड का तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इनकी स्पीड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में v विच इज 10, यानी कि ये आ गया हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ये 60 डिग्री इस तरीके से। तो देखिएगा ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट में 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस 10 का स्क्वायर इज अगेन 100 माइनस 2 इंटू 10 यानी कि ये आ गया 200, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है हमारी 1/2। ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है। सो दिस विल बी अंडर रूट में 100 प्लस 100 यानी कि ये आ गया 200
और ये 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस में ये हमारा 100 हो गया। तो 200 माइनस 100 यानी कि ये आ गया हमारा अंडर रूट में 100 और अंडर रूट में 100 यानी कि ये बन गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड इस तरीके से। तो ये हमारे वेलोसिटी का चेंज इन मैग्नीट्यूड आ गया। और देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हमें इसकी डायरेक्शन को समझना है तो एक स्टेप फर्दर चलते हुए हम लोग कह सकते हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। तो v1 वेक्टर का जस्ट अपोजिट वेक्टर यानी कि ये हमारा माइनस v1 वेक्टर को इसे हमें v2 वेक्टर से वेक्टरली ऐड करना है। तो वही हमारा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर लेते हैं। तो इनका जो ये रिजल्टेंट आया है, ये जो रिजल्टेंट आया है ये इस तरीके से, यही हमारा बेसिकली डेल्टा v वेक्टर है, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड हमें 10 मीटर पर सेकंड मिला है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया, दिस इज ऑप्शन बी विच इज 10 मीटर पर सेकंड। चलिएगा आगे आते हैं फिर अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग ऑन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 विद इक्वल एंगुलर स्पीड ओमेगा। दो पार्टिकल्स हैं हमारे ए और बी, ठीक है, डायग्राम में यहाँ पर शो किया गया, ये ए पार्टिकल और ये हमारा बी पार्टिकल। दोनों का सेंटर जो है वो सेम है और पहले वाले की रेडियस r1 है, दूसरे वाले की रेडियस r2 है और दोनों की ही हमारी एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम है। एट t is equals to 0 their positions and directions of motion are shown in the figure। तो t is equals to 0 पे इनकी पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन यहाँ पर बताई गई है। a जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और b जो है हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो द रिलेटिव वेलोसिटी va वेक्टर माइनस vb वेक्टर एट t is equals to pi upon 2 omega is given by। तो आफ्टर ए टाइम ऑफ t is equals to pi upon 2 omega इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इतने टाइम में, ठीक है, इनका हर एक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो वी नो कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। सो इट विल बी ओमेगा इंटू टी हमारा कितना दिया हुआ है, दिस इज पाई अपॉन में ये 2 ओमेगा हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिएगा ये ओमेगा से ओमेगा हमारा चला गया यानी कि ये आ गया हमारे पास में पाई बाई 2 रेडियंस इस तरीके से। तो पाई बाई 2 रेडियंस यानी कि ये जो ए पार्टिकल है ये हमारा 90 डिग्री कवर करते हुए ये बेसिकली हमारा ये इधर की तरफ ऐसे आ गया और बी पार्टिकल ये भी हमारा 90 डिग्री कवर करते हुए ये कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। सो दिस इज आवर वी ए और ये हमारा क्या हो जाएगा वी बी। तो हमें बताना है कि वी ए माइनस वी बी क्या होगा, बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हियर वी कैन से कि वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर की जब बात हो रही है तो v यानी कि ओमेगा आर, तो डायरेक्शन इसकी क्या है माइनस आई कैप और इसकी भी हमारा माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है r1 है, सो दिस इज r1 आई कैप माइनस में इसकी भी डायरेक्शन हमारा माइनस आई कैप की तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा r2 आई कैप इस तरीके से। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा r1 आई कैप माइनस माइनस है प्लस हो गया, तो दिस इज प्लस ओमेगा r2 आई कैप, दोनों में से यहाँ से ओमेगा साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये ओमेगा r2 माइनस r1 आई कैप ये हमारा आंसर बन जाएगा और यही हमको हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व हो रहा है एज दी करेक्ट आंसर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल हमें दिया गया है कि टू कार्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। दो कार है जिनका मास m1 और m2 है, वो एक सर्कल में मूव कर रही है जिनकी रेडियस हमारी r1 और r2 है। देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन द सेम टाइम t। तो इनकी स्पीड कुछ इस तरीके से है कि वो सेम टाइम में एक सर्कल को कंप्लीट करती है, अपने अपने सर्कल को कंप्लीट करती है। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, तो इनके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होगा हमें ये बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से, तो हमारे पास में ये जो दो कार है, ये जो दो कार है, इसका पहला वाली जो कार है इसका सर्कल का जो रेडियस है वो हमें r1 दिया हुआ है और दूसरी वाली जो कार है इसका सर्कल का जो रेडियस है वो हमें r2 दिया है और बोला गया है कि दोनों जो है सेम टाइम में अपना सर्कल कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब डेफिनेटली इनकी जो एंगुलर स्पीड है, इनकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा, ये दोनों के लिए हमारी सेम रहेगी, तभी तो वो सेम टाइम में
एक सर्कल को कंप्लीट कर पाएगी। और इनके ऊपर में जो एक्सेलरेशन है डेफिनेटली वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर आर। तो दोनों के लिए ओमेगा क्योंकि सेम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियस। thus the acceleration of their ratio of the their acceleration will be a1 by a2 बोले तो a1, ठीक है ना, यानी कि पहली वाली कार का एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास में r1 अपॉन में r2। तो ये हमारा आंसर बन रहा है एज दी करेक्ट आंसर। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हमको मिल गया। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला सवाल हमें दिया गया है कि फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन एट ए पॉइंट p r, theta on the circle of radius r is where theta is measured from the x axis। तो हमारा पास में एक पार्टिकल है, ठीक है ना, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना, जिस इसकी रेडियस हमारी r है और वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से। तो उस दौरान पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा डी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सर्कल का हमारा सेंटर बना लेंगे और अब हमारा सर्कल जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारी एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन ये हमारी वाई एक्सिस बना ले। ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। और जो इस पर एक पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट हमारा है, ये इसकी पोजीशन हमारी दे रखी है सर्कल के रेडियस r और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि इन डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा थीटा एंगल यहाँ पर है। तो डेफिनेटली क्योंकि ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी कि सेंटर की तरफ। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हम लोग दो कंपोनेंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे? एक यहाँ पर ये नीचे की तरफ और दूसरा ये लेफ्ट की तरफ। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो अब हमारे पास में इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी नो इज गिवन बाय v स्क्वायर बाय r, राइट। सो वी कैन से कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है हमारा v स्क्वायर अपॉन में r। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो देखिएगा इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस AC कॉस थीटा आई कैप। और नीचे वाला इसका कंपोनेंट क्योंकि वाई एक्सिस के अगेंस्ट में है तो ये हो जाएगा माइनस AC साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से AC की वैल्यू आप v स्क्वायर बाई r पुट कर लो तो ये बन जाएगा हमारा एस माइनस v स्क्वायर अपॉन में r इंटू कॉस थीटा आई कैप माइनस v स्क्वायर अपॉन में r साइन थीटा जे कैप, इस प्रकार से। और यही हमको हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व हो रहा है एज दी करेक्ट आंसर, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, हमें दिया गया है कि ए पॉइंट P मूव्स इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पर पॉइंट P जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे। The moment of P is such that it sweeps out a length s is equals to t cube plus 5 where s is in meter and t is in second। तो यहाँ पर टाइम के साथ में जो ये डिस्टेंस स्वीप कर रहा है उसकी इक्वेशन हमें इस तरीके से बताई गई है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 20 मीटर और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो हमारी 20 मीटर बोली गई है। The acceleration of P when t is equals to 2 सेकेंड is nearly। तो t is equals to 2 सेकेंड पर इस पार्टिकल की हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है, तो इससे हम लोग हमारी स्पीड निकाल लेते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम से। सो इट विल बी d बाई dt ऑफ t क्यूब प्लस 5। तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन ये हो गया हमारा 3t स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहाँ से ठीक है ना, अब यहाँ पर इस पार्टिकल के पास में दो एक्सेलरेशन रहेंगे, एक हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा इसके पास में रहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी की हमारी इक्वेशन आ रखी है 3t², तो यहाँ पर इसको पुट करें। सो इट इज डी बाई डी टी ऑफ 3t², 3 हमारा कांस्टेंट है और t² का डिफरेंशिएशन ये हो गया 2t, यानी कि ये बन गया हमारा 6t इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड होगा, तो यहाँ पर t की वैल्यू आप 2 पुट कर दें, वो निकल के आ जाएगा। तो दिस विल बी t इंटू 2, यानी कि ये बन गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी तरह से अब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये स्टूडेंट्स ये होता है सिंपली हमारा v² अपॉन में r v, ठीक है ना। हमें कहाँ पर निकालना है, 2 सेकेंड पर निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी की वैल्यू आप 2 पुट कर ले, तो ये 2 और इसका भी हमें स्क्वायर कर लेना है, डिवाइडेड बाय रेडियस यानी कि हमारी 20 है। तो देखिएगा ये हमारा 3 इंटू 4 यानी कि 12 हो गया, और इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा, डिवाइडेड बाय 20। 12 का स्क्वायर इज 144 डिवाइडेड बाय दिस 20, ये हमारा मीटर पर सेकंड एज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया। तो टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो जो नेट एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एज at² प्लस ac², क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमारे टोटल एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ही है। अंडर रूट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास में 12, तो 12 का स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया 144 डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर। एंड डियर स्टूडेंट्स वी नो कि हमारा 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, तो क्यों ना हम लोग इन दोनों टर्म से 12 का स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर निकाल लें, तो ये अंडर रूट से बाहर आके 12 हो जाएगा। सो 1 प्लस, राइट, ये यहाँ पर फिर क्या बचेगा, राइट, 12 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया है, तो ये 12 की पावर 4 है बेसिकली, तो ये यहाँ पर बचेगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 डिवाइडेड विथ 400, और ये पूरा हमारा अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 12 अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो 400 प्लस 144 यानी कि ये आ गया 544 डिवाइडेड विथ 400 इस तरीके से। सो इट विल बी इक्वल्स टू 12 इंटू अंडर रूट में 544 डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो ये आ गया हमारा 1.66, और 12 इंटू 1.166 करेंगे तो ये आ गया 13.99, विच विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमको हमारे ऑप्शन डी में ऑब्जर्व हो रहा है एज दी करेक्ट आंसर, राइट। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विथ ए कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो नीचे दी गए स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है, किसके लिए, एक पार्टिकल के लिए जो हमारा सर्कल में मूव कर रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है और इस सर्कल पे हमारा एक पार्टिकल है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर इसकी कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसकी जो ये टेंजेंशियल स्पीड है ये भी कांस्टेंट रहेगी, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ पर एंगुलर स्पीड हमारी ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर हमारे पास में ये टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो कुछ होगा ही नहीं, और जो भी एक्सेलरेशन होगा वो अंदर की तरफ यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है। इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं एक बार को, है ना। तो अब हमारी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पहली क्या दे रखी है कि द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो सर्कल से टेंजेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या करना है, गलत स्टेटमेंट को पकड़ना है। फिर क्या दिया गया है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो एक्सेलरेशन जो है वो सर्कल से टेंजेंट है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा नॉर्मल है इससे, तो गलत स्टेटमेंट हमारा यही है और इसी को हमें एज ए राइट आंसर चूज करना है। बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, क्या दिया गया है कि द एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो कि सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। और फिर आखिरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर यहाँ हमें दिख रहा है, यानी कि यही हमारा, ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हमको चूज करना था, तो इसीलिए हमारा इसके लिए सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, विच इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, राइट।